दोस्तों, एसी के बारे में जो सबसे बड़ी बात करोड़ों लोग मानते हैं वो पूरी तरह गलत है, क्योंकि एसी ठंड पैदा नहीं करता। जी हाँ, आपने सही सुना, एसी आपके कमरे में ठंडक बनाता ही नहीं है। तो फिर आखिर आपका कमरा ठंडा कैसे हो जाता है? और एक ही मशीन का एक हिस्सा 80 डिग्री तक गर्म जबकि दूसरा हिस्सा बर्फ जैसा ठंडा कैसे हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब बाहर 50 डिग्री सेल्सियस की झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही होती है, तब एक एसी आपके कमरे को कुछ ही मिनटों में ठंडा कैसे कर देता है? और आखिर वो कौन सा साइंस है जो इतनी भयंकर गर्मी को भी कुछ ही मिनटों में ठंडक में बदल देता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि एसी असल में कूलिंग मशीन नहीं बल्कि हीट ट्रांसफर मशीन है, और यही वो सीक्रेट है जिसे समझे बिना एसी की असली वर्किंग को समझना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पूरी एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री इसी एक सिद्धांत पर खड़ी हुई है। और क्या सच में एसी की गैस कभी खत्म नहीं होती? और अगर नहीं होती तो फिर लोग बार बार एसी में गैस भरवाने की बात क्यों करते हैं? और एसी में हम कभी पानी नहीं डालते तो फिर एसी से पानी निकलता कहां से है? और इन्वर्टर एसी और साधारण एसी दोनों कमरा ठंडा करते हैं, तो फिर इन्वर्टर एसी का बिजली का बिल कम कैसे आता है? और आखिर दोनों के अंदर ऐसा कौन सा फर्क होता है जो हजारों रुपये की बिजली बचा देता है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि एसी का पूरा साइंस आपको इतना आसान लगे कि वीडियो खत्म होते होते आप किसी और को भी समझा सकें। और सबसे आखिर में हम आपको एसी फैक्ट्री के अंदर भी लेकर चलेंगे, जहां आप देखेंगे कि आखिर एक एसी बनता कैसे है और कैसे सैकड़ों कंपोनेंट्स मिलकर इस मशीन को तैयार करते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं। लेकिन इससे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि एसी की कहानी लोगों को ठंडक देने से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि एक ऐसी समस्या से शुरू हुई थी जिसका गर्मी से कोई लेना देना ही नहीं था। साल 1902 में अमेरिका की एक प्रिंटिंग फैक्ट्री एक अजीब परेशानी से जूझ रही थी, जहां कागज बार बार फूल रहा था, स्याही सही जगह नहीं छप रही थी और कंपनी को लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा था। तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस समस्या को हल करने के लिए बनाई जाने वाली एक मशीन एक दिन दुनिया भर के करोड़ों लोगों को गर्मी से राहत देने वाली है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर एसी के अंदर ऐसा क्या होता है कि बाहर 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी होने के बावजूद आपका कमरा कुछ ही मिनटों में ठंडा होने लगता है? इस सवाल का जवाब छुपा है एक स्पेशल कूलिंग गैस में, जो एसी के अंदर भरी जाती है, और कूलिंग का पूरा खेल इसी के ऊपर टिका हुआ है। जैसे ही आप एसी ऑन करते हैं, इंडोर यूनिट का फैन कमरे की गर्म हवा को खींचना शुरू कर देता है, और ये गर्म हवा इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर से गुजरती है, जहां कॉइल के अंदर मौजूद कूलिंग गैस उसकी हीट अपने अंदर कैद कर लेती है। हीट अब्सॉर्ब करने के बाद ये गैस गर्म हो जाती है, और अब इस गर्म गैस को पूरे सिस्टम में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है कंप्रेसर की। दोस्तों, अगर एसी को इंसानी शरीर माना जाए तो कंप्रेसर उसका दिल है, क्योंकि ठीक वैसे ही जैसे दिल पूरे शरीर में खून पंप करता है, वैसे ही कंप्रेसर पूरे सिस्टम में इस कूलिंग गैस को घुमाता रहता है। लेकिन इसका काम सिर्फ गैस को घुमाना नहीं है, बल्कि उसे हाई प्रेशर पर कंप्रेस करना भी है, और यहीं से शुरू होता है एसी का पहला बड़ा साइंस। फिजिक्स का एक सिंपल रूल है, जब किसी गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर में दबाया जाता है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, और कंप्रेसर इसी नियम का फायदा उठाता है। वो कूलिंग गैस को इतनी ताकत से कंप्रेस करता है कि कुछ ही पलों में वो हाई प्रेशर और बेहद गर्म गैस बन जाती है, जिसका टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, यानी लगभग उबलते पानी जितना। लेकिन अब एक नई समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि इतनी गर्म गैस रूम को ठंडा नहीं कर सकती, इसलिए अब इसकी जर्नी पहुंचती है कंडेंसर तक, और इसका काम है इस गर्म गैस की हीट को बाहर निकालना। इसीलिए आउटडोर यूनिट के अंदर लंबी लंबी कॉपर कॉइल्स लगाई जाती है, क्योंकि कॉपर हीट ट्रांसफर करने में बेहद एफिशिएंट होता है। अब जैसे ही ये हाई प्रेशर गर्म गैस इन कॉपर कॉइल्स से गुजरती है, आउटडोर फैन लगातार उसके ऊपर हवा फेंकता रहता है, और धीरे धीरे उसकी हीट बाहर निकलने लगती है। यानी असल में आउटडोर यूनिट आपके कमरे की गर्मी को बाहर उगल रहा होता है। और यही वजह है कि एसी का आउटडोर यूनिट
कई बार इतना गर्म हो जाता है कि उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प चीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे इस गैस की हीट बाहर निकलती है, वैसे वैसे ये गैस लिक्विड में बदलने लगती है, बिल्कुल वैसे जैसे गर्म भाप ठंडी होकर पानी में बदल जाती है। कुछ ही देर पहले जो बेहद गर्म गैस थी, अब वो हाई प्रेशर लिक्विड बन चुकी होती है। लेकिन कूलिंग के लिए ये लिक्विड अभी भी तैयार नहीं है, क्योंकि इसका प्रेशर अभी भी बहुत ज्यादा है। और यहीं एंट्री होती है एसी के सबसे छोटे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट एक्सपेंशन वाल्व की। दोस्तों, आकार में छोटा होने के बावजूद कूलिंग की पूरी कहानी में एक्सपेंशन वाल्व का रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यहीं से एसी का असली मैजिक शुरू होता है। कुछ ही देर पहले जो लिक्विड बेहद गर्म और हाई प्रेशर में था, अब वो इस छोटी सी ओपनिंग से गुजरते ही पूरी तरह बदलने वाला है। जैसे ही ये लिक्विड एक्सपेंशन वाल्व से गुजरता है, उसका प्रेशर तेजी से कम हो जाता है, और प्रेशर कम होते ही उसका टेम्परेचर भी नीचे आने लगता है। यानी जो लिक्विड कुछ ही पल पहले काफी गर्म था, अब वो बेहद ठंडा हो चुका होता है। अब ये ठंडा लिक्विड फिर से इवापोरेटर कॉइल तक पहुंचता है और अपनी पूरी जर्नी पूरी करके वापस वहीं लौट आता है जहां से कूलिंग का सफर शुरू हुआ था। लेकिन इस बार ये आपके कमरे की हीट को बाहर फेंक कर लौटा है और पहले से कहीं ज्यादा ठंडा बन चुका है। यही वो पल है जहां आपको कूलिंग महसूस होने लगती है, क्योंकि अब रूम की गर्म हवा एवापोरेटर कॉइल के ऊपर से गुजरती है और कॉइल के अंदर मौजूद ये ठंडा लिक्विड उसकी हीट को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। यानी एसी हवा में ठंड नहीं मिला रहा होता, बल्कि हवा से गर्मी निकाल रहा होता है। और जैसे जैसे हवा अपनी हीट खोती जाती है, वैसे वैसे वही हवा पहले से ज्यादा ठंडी होती जाती है। धीरे धीरे रूम की हीट इस लिक्विड के अंदर ट्रांसफर होने लगती है और हीट अब्सॉर्ब करते करते ये लिक्विड फिर से गैस में बदलने लगता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यह गैस कभी भी कमरे के अंदर नहीं आती, क्योंकि पूरी प्रोसेस कॉइल के अंदर ही चल रही होती है, जबकि रूम की हवा कॉइल के बाहर से गुजर रही होती है। फिर इंडोर फैन उसी ठंडी हुई हवा को पूरे कमरे में फैला देता है और एसी लगातार कमरे की उसी हवा को बार बार ठंडा करके वापस घुमाता रहता है। उधर हीट एब्जॉर्ब करके गर्म हुई गैस फिर से कंप्रेसर के पास लौट जाती है और यहीं से पूरी जर्नी एक बार फिर शुरू हो जाती है। कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर और फिर वापस कंप्रेसर। यही साइकिल दिन रात लगातार चलती रहती है और इसी साइकिल की वजह से आपका कमरा ठंडा बना रहता है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब सवाल ये है कि अगर एसी सिर्फ गर्मी निकाल रहा है, तो फिर एसी से पानी क्यों टपकता है? और क्या सच में एसी की गैस कभी खत्म नहीं होती? तो फिर लोग बार बार ये क्यों कहते हैं कि एसी की गैस खत्म हो गई है? सबसे पहले उस सवाल का जवाब जानते हैं, जिसे देखकर लगभग हर एसी यूजर कभी ना कभी सोचता जरूर है कि आखिर एसी से पानी आता कहां से है, क्योंकि एसी के अंदर तो हम कभी पानी डालते ही नहीं। दिलचस्प बात यह है कि ये पानी एसी बनाता नहीं है, बल्कि आपके कमरे की हवा से निकालता है। जब कमरे की गर्म हवा इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर से गुजरती है, तो सिर्फ उसकी हीट ही नहीं निकलती, बल्कि हवा में मौजूद नमी भी उस बेहद ठंडी कॉइल से टकराने लगती है और कुछ ही पलों में पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गर्म दिन में फ्रिज से निकाली गई कोल्ड ड्रिंक की बोतल कुछ ही मिनटों में बाहर से गीली हो जाती है, जबकि पानी बोतल के अंदर से नहीं निकल रहा होता, बल्कि हवा में मौजूद नमी उसके ऊपर जम रही होती है। एसी के अंदर भी ठीक यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और धीरे धीरे ये बूंदें इकट्ठी होकर ड्रेन पाइप के जरिए बाहर निकल जाती हैं। लेकिन पानी का ये राज समझने के बाद अब एक और सवाल सामने आता है, जिसे लेकर सबसे ज्यादा गलतफहमी फैली हुई है। लगभग हर शहर में आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो कहेगा कि भाई, एसी की गैस खत्म हो गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सामान्य परिस्थितियों में एसी की गैस कभी खत्म होती ही नहीं। जी हां, आपने सही सुना, क्योंकि ये गैस बाइक के पेट्रोल या गाड़ी के डीजल की तरह जलती नहीं है, बल्कि एक बंद सिस्टम के अंदर लगातार घूमती रहती है।
कभी लिक्विड बनती है, कभी गैस बनती है और फिर वापस लिक्विड में बदल जाती है। यही साइकिल बार बार चलती रहती है और अगर पूरा सिस्टम पूरी तरह सील्ड हो तो यही गैस कई सालों तक बिना कम हुए अपना काम करती रह सकती है। तो फिर सवाल यह है कि आखिर लाखों एसी ओनर्स को गैस भरवाने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब छुपा है लीकेज में। अगर कॉपर पाइप, जॉइंट, वाल्व या किसी कनेक्शन में बेहद छोटा सा लीक भी हो जाए तो गैस धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है और कूलिंग कम होने लगती है। यानी एसी की गैस इस्तेमाल होकर खत्म नहीं होती बल्कि लीक होकर बाहर निकलती है। और यही वजह है कि किसी भी एसी में गैस भरने से पहले अच्छे टेक्नीशियन सबसे पहले लीक ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिर्फ गैस भर देने से समस्या हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और दिलचस्प रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि पूरी वीडियो में हम जिस कूलिंग गैस की बात कर रहे हैं आखिर वो गैस होती कौन सी है? बहुत से लोगों को लगता है कि एसी के अंदर एलपीजी या सीएनजी जैसी कोई सामान्य गैस भरी होती है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। एसी के अंदर इस्तेमाल होने वाला पदार्थ एक स्पेशल रेफ्रिजरेंट होता है, जिसे खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो बहुत आसानी से लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड में बदल सके, क्योंकि एसी की पूरी कूलिंग इसी बदलाव के ऊपर टिकी हुई है। जब ये हीट एब्जॉर्ब करता है तो अपनी अवस्था बदलता है और जब हीट छोड़ता है तो फिर से बदल जाता है। यानी पूरे एसी के अंदर असली खेल ठंड पैदा करने का नहीं बल्कि हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का होता है, और ये रेफ्रिजरेंट उस हीट का कुरियर बनकर लगातार काम करता रहता है। आज के मॉडर्न एसीज में आमतौर पर R32 और R410A जैसे रेफ्रिजरेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन नाम चाहे कोई भी हो उनका मकसद एक ही होता है, कमरे की हीट को उठाना, उसे घर के बाहर पहुंचाना और फिर वापस लौट आना। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, अगर लगभग हर एसी कमरे की हीट को बाहर फेंककर ही कूलिंग करता है तो फिर इन्वर्टर एसी वही काम कम बिजली में कैसे कर लेता है? इसका जवाब छुपा है कंप्रेसर की स्पीड में, क्योंकि एसी के अंदर सबसे ज्यादा बिजली इसी हिस्से पर खर्च होती है। एक साधारण एसी में जैसे ही कमरे का टेम्परेचर बढ़ता है कंप्रेसर पूरी ताकत से चालू हो जाता है, और जैसे ही कमरा ठंडा होता है वो पूरी तरह बंद हो जाता है। फिर टेम्परेचर बढ़ता है तो दोबारा पूरी ताकत से चालू हो जाता है, और यही सिलसिला बार बार चलता रहता है। पहली नजर में ये सामान्य लग सकता है, लेकिन असल में हर बार रीस्टार्ट होने पर कंप्रेसर को सबसे ज्यादा ताकत लगती है और यहीं बिजली की खपत बढ़ने लगती है। अब जरा इन्वर्टर एसी को देखिए, ये बार बार चालू और बंद होने के बजाय अपनी स्पीड को जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। जब कमरा ज्यादा गर्म होता है तो कंप्रेसर तेज चलता है, जैसे जैसे कमरा ठंडा होने लगता है वो अपनी स्पीड कम करता जाता है, और टेम्परेचर स्टेबल होने पर भी पूरी तरह बंद नहीं होता बल्कि उतना ही काम करता है जितना कमरे को ठंडा बनाए रखने के लिए जरूरी हो। यानी जहां साधारण एसी बार बार दौड़कर रुकता है, वहीं इन्वर्टर एसी लगातार संतुलित स्पीड पर चलता रहता है। और यही वजह है कि दोनों एसी कमरे को ठंडा तो कर देते हैं, लेकिन इन्वर्टर एसी अक्सर वही काम कम बिजली खर्च करके कर लेता है। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोगों को लगता है कि इन्वर्टर एसी ज्यादा कूलिंग करता है, जबकि असलियत में उसका सबसे बड़ा फायदा कूलिंग नहीं बल्कि बिजली बचाना होता है। लेकिन अब समय है उस जगह चलने का जहां इस पूरी कहानी का आखिरी अध्याय शुरू होता है, क्योंकि जिस एसी का एक बटन दबाते ही आपका कमरा ठंडा हो जाता है, उसकी शुरुआत किसी घर या ऑफिस में नहीं बल्कि एक विशाल फैक्ट्री में होती है, जहां प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने, कॉपर की लंबी ट्यूब्स और सैकड़ों अलग अलग कंपोनेंट्स धीरे धीरे एक ऐसी मशीन का रूप लेते हैं जो बाद में करोड़ों लोगों को गर्मी से राहत देने वाली है। फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले छोटे छोटे प्लास्टिक ग्रेनल्स विशाल मशीन्स के अंदर डाले जाते हैं, जहां कुछ ही मिनटों में ये ठोस दाने पिघलकर एसी की बॉडी में बदलने लगते हैं। लेकिन सिर्फ प्लास्टिक से एसी नहीं बन सकता, क्योंकि असली कूलिंग प्लास्टिक नहीं बल्कि कॉपर करने वाला है। यही वजह है कि फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में कई किलोमीटर लंबी कॉपर ट्यूब्स पहुंचती हैं, जिन्हें ऑटोमेटिक मशीन्स बार बार मोड़कर कॉइल्स का आकार देती हैं, और फिर उनके बीच हजारों एल्युमिनियम फिन्स जोड़ी जाती हैं ताकि हीट ज्यादा तेजी से ट्रांसफर हो सके। कुछ देर पहले जो साधारण मेटल ट्यूब्स दिखाई दे रही थीं, अब वही एसी के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स में बदल चुकी होती हैं। लेकिन अभी भी
ये सिर्फ पार्ट्स हैं, एसी नहीं। इसलिए धीरे धीरे कॉपर कॉइल्स, फैंस, फिल्टर्स, सेंसर्स और पीसीबी बोर्ड्स को एक साथ जोड़ा जाता है और देखते ही देखते एक खाली प्लास्टिक शेल उस इंडोर यूनिट में बदलने लगती है जिसे आप अपने कमरे की दीवार पर लगा हुआ देखते हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री के एक और हिस्से में कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल और फैन मोटर को जोड़कर आउटडोर यूनिट तैयार किया जा रहा होता है, क्योंकि कूलिंग की असली ताकत वहीं छुपी होती है। लेकिन सबसे दिलचस्प चरण अभी बाकी होता है, क्योंकि इतने सारे कंपोनेंट्स जुड़ जाने के बाद भी एसी अभी काम नहीं कर सकता। कूलिंग सिस्टम के अंदर मौजूद हवा और नमी उसकी परफॉर्मेंस खराब कर सकती है। इसीलिए शक्तिशाली वैक्यूम पंप्स पूरे सिस्टम को अंदर तक खाली कर देते हैं और फिर बिल्कुल नपी तुली मात्रा में रेफ्रिजरेंट भरा जाता है। यही वो पल होता है जब एक साधारण मशीन के अंदर पहली बार कूलिंग की क्षमता पैदा होती है। इसके बाद हर एसी को अलग अलग टेस्ट्स से गुजारा जाता है, क्योंकि फैक्ट्री कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। कहीं गैस लीक तो नहीं हो रही, कूलिंग सही हो रही है या नहीं, कंप्रेसर ठीक से काम कर रहा है या नहीं, हर चीज को बार बार जांचा जाता है। और जब मशीन हर टेस्ट में सफल हो जाती है, तभी उसे पैक करके फैक्ट्री से बाहर भेजा जाता है। कुछ ही दिनों बाद वही एसी किसी घर, ऑफिस या शॉप की दीवार पर लगा हुआ दिखाई देता है और लोग सिर्फ एक बटन दबाकर ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। लेकिन उस एक बटन के पीछे प्लास्टिक के दानों से शुरू हुआ एक लंबा सफर छुपा होता है, जिसमें कॉपर की कॉइल्स, कूलिंग गैस का विज्ञान, सैकड़ों कंपोनेंट्स, दर्जनों मशीन्स और हजारों लोगों की मेहनत शामिल होती है, जिन्होंने मिलकर इस मशीन को बनाया होता है ताकि तपती गर्मी में आपको कुछ पलों की ठंडक मिल सके। अगर आपको हमारा वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।